हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम हमारे छठे अध्याय को प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। और इसके हम पहले भाग को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कृषि आधारित उद्योग। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 का भाग 1। बच्चों, इस अध्याय में हम विनिर्माण उद्योग के बारे में जानेंगे। जब कच्चे माल से हम किसी वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर करते हैं, बड़ी वस्तुओं का उत्पाद करते हैं, तो वह विनिर्माण उद्योग की श्रेणी में आता है। तो जानते हैं विनिर्माण के बारे में, और उसके पश्चात हम उद्योगों के वर्गीकरण की बात करेंगे, और उसमें भी हम कृषि आधारित उद्योगों की बात आज करेंगे। तो शुरू करते हैं, विनिर्माण क्या है, मैन्युफैक्चर क्या है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज क्या होता है। तो जब हम कच्चे पदार्थ को, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो हम उसे विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। यानी कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादित करना विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र में आता है? तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि विनिर्माण उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है, और विनिर्माण उद्योगों के विकास से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को जाना जा सकता है। यानी कि जिस देश में विनिर्माण उद्योग की स्थिति अच्छी है, उसे विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन भारत में अभी यह विकासशील अवस्था में ही है। तो इस प्रकार से किसी भी देश के आर्थिक विकास को नापने के लिए विनिर्माण उद्योगों का विकास को देखा जा सकता है। विनिर्माण का महत्व क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का महत्व क्या है? तो हम कहेंगे किसी भी देश के सामान्य विकास और आर्थिक विकास में यह विकास की रीढ़ माना जाता है। तो इस प्रकार से किसी देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ क्या माना जाता है? विनिर्माण को माना जाता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग को माना जाता है। विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास में विकास की रीढ़ माना जाता है। यानी इसी के माध्यम से किसी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह कृषि को आधुनिक बनाने में भी मदद करता है, साथ ही साथ यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। इसके अलावा कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को भी यह कम करता है, और इस प्रकार से यह कृषि पर निर्भर होने वाले लोगों की संख्या को कम करके उन्हें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का काम भी करता है। तो भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, तो विनिर्माण में जितना विकास होगा उससे भारत में कृषि पर निर्भरता कम होगी, और लोग जो हैं द्वितीयक क्षेत्रों की और तृतीयक क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करेंगे और उनमें रोजगार प्राप्त करेंगे, जिससे कि भारत के आर्थिक विकास में भी बढ़ोतरी होगी, भारत आर्थिक प्रगति करेगा। यह देश से दो मुख्य समस्याओं का उन्मूलन करता है। तो कौन सी दो मुख्य समस्याओं का उन्मूलन विनिर्माण क्षेत्र के शक्तिशाली होने से होता है? तो हम कहेंगे बेरोजगारी भी इससे दूर होती है, और साथ ही साथ गरीबी भी इससे दूर होती है। तो दो सामाजिक समस्याएं जो हैं वह समाप्त हो सकती है, और यह आर्थिक स्थिति मनुष्य की सही कर सकता है यदि किसी देश के विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी आती है। तो इस प्रकार से विदेशी मुद्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे भी भारत या अन्य देशों की स्थिति अच्छी हो सकती है, और ऐसा तभी हो सकता है जब वह विनिर्माण के क्षेत्र में प्रगति करे। साथ ही साथ यह कच्चे माल को उच्च मूल्य के सुसज्जित सामानों की एक विस्तृत विविधता में बदलने में मदद करता है। तो इस प्रकार से विनिर्माण उद्योग जो है बहुत महत्व रखता है। इससे कई सारी आर्थिक समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी भी समाप्त होती है, गरीबी भी समाप्त होती है। साथ ही साथ भारत में जो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है वह भी कम हो सकती है, और इसके माध्यम से द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ हम कहेंगे कि हमारी विदेशी मुद्रा भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से विनिर्माण का विकास करना, विनिर्माण उद्योग का विकास करना भारत के लिए वर्तमान समय की एक बड़ी आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कृषि और उद्योग किस प्रकार से आपस में संबंधित है। तो हम कहेंगे कि कृषि और उद्योग दोनों में आपस में गहरा संबंध है, दोनों ही एक दूसरे से आदान प्रदान का संबंध रखते हैं, क्योंकि कृषि का विकास जो है इन उद्योगों पर निर्भर है, और उद्योगों में कच्चा जो माल है वह हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से लेन देन करते हैं, और दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध भी है। तो किस प्रकार से है? तो यह दोनों ही यानी कृषि और उद्योग जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं। उद्योग अपने उपकरण और उत्पाद जो है वह कृषि में
प्रयोग करके कृषि को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ विनिर्माण उद्योग को जो कच्चा माल है वह कृषि से प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे उद्योग जो अपने उपकरण हैं, जैसे कि उर्वरक हो गए या फिर सिंचाई के पंप हो गए या कीटनाशक दवाएं, यह जो सभी हैं यह किसको प्रदान करता है? कृषि को प्रदान करता है और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में उनकी सहायता करता है। तो इस प्रकार से उद्योगों के उत्पाद जो है कृषि में प्रयोग आ रहे हैं और इसी प्रकार से उद्योगों में जो कच्चा माल है वह हमें कृषि से प्राप्त भी होता है। तो विनिर्माण उद्योग को जो कच्चा माल है वह कृषि से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोनों का आपस में जो है गहरा संबंध है। तो हम कहेंगे उद्योग व कृषि दोनों ही आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है और कृषि में जो उत्पादों का प्रयोग होता है वह उद्योगों से निकलने वाले पदार्थ जो हैं कृषि में उत्पादकता को बढ़ाते हैं, चाहे वह उर्वरक हो, चाहे वह कीटनाशक दवाएं हो और या फिर सिंचाई के साधन हो। तो इस प्रकार से कृषि और उद्योग आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यदि उद्योग का योगदान की बात करें तो हम पहले ही कह चुके हैं, सामान्य विकास में भी और आर्थिक विकास में दोनों में ही विनिर्माण उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है और दोनों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूर्वी एशियाई देशों की यदि बात करें तो वहाँ पर विनिर्माण उद्योग की स्थिति अच्छी है और जीडीपी में विनिर्माण उद्योग का जो है योगदान ज़्यादा है, लेकिन उनकी तुलना में यानी पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में भारत में जीडीपी में विनिर्माण उद्योग की योगदान जो है और भी कम है। तो हम कहेंगे पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में जीडीपी में विनिर्माण उद्योग का योगदान बहुत कम है। विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के लिए उचित नीतिगत उपाय करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना भी की गई है। तो इस प्रकार से हमारे विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार प्रयास कर सकती है और एनएमसीसी की स्थापना करती है, जो कि है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस और काउंसिल। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा एनएमसीसी का क्या कार्य है और यह भारत सरकार ने इसकी स्थापना क्यों की है। तो हम कहेंगे भारत सरकार की स्थापना इसके द्वारा इसलिए की गई क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र को जो है वह जीडीपी में अच्छा स्थान मिले या फिर जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़े, इस कारण इसकी स्थापना की गई है। इसी तरीके से यदि हम औद्योगिक अवस्थिति की बात करें तो भारत में औद्योगिक निर्माण में या विनिर्माण उद्योगों की स्थिति किस प्रकार की है, तो हम कहेंगे भारत में बहुत सारे विनिर्माण के उद्योग हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करें विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती तथा बाजार की आवश्यकता होती है। यानी कि विनिर्माण उद्योग के स्थापना के लिए एक आदर्श स्थिति वह होगी जहां पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हों और इस कारण विनिर्माण उद्योग उन्हीं जगह पर स्थापित होता है जहां पर पूंजी की उपलब्धता हो, जहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो, जहां पर श्रमिक उपलब्ध हो और जहां पर जो है शक्ति के साधन और बाजार भी उपलब्ध हो। तो इस कारण जो है वहाँ पर ही विनिर्माण उद्योगों की स्थापना होती है। इसलिए विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत में उपलब्ध किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि औद्योगिक अवस्थिति में विनिर्माण उद्योग किन स्थानों पर जो है स्थापित होता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। यानी कि हमने पढ़ा था कि औद्योगिकरण और नगरीकरण ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। जितने ज़्यादा उद्योगों की स्थापना होगी उतनी ही ज़्यादा नगरीकरण भी बढ़ेगा, यानी नगरों का विकास भी होगा। इसी कारण जो है ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ भी चलती हैं। तो औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने से नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। तो नगर के कारण ही उद्योगों में बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। कौन सी सेवाएं उपलब्ध होती हैं, तो बैंकिंग जो है वह भी उपलब्ध होती है नगरों के कारण उद्योगों में, बीमा भी उद्योगों में नगरों के कारण उपलब्ध हो पाते हैं, परिवहन की सुविधाएं भी नगरों के कारण मिलती हैं, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि भी जो है वह नगरों के कारण उद्योगों को आसानी से प्राप्त होती है। इस कारण जो है नगरीकरण और औद्योगिकरण आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से लोग
उद्योग नगरों के आसपास ही लगते हैं और जिसे हम कहते हैं समूहन बचत। तो हमने कहा ऐसे स्थान पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है, यानी कि ये उद्योग जो है कई बार नगरों के पास में भी स्थापित होते हैं और इसे ही हम औद्योगिक समूहन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं भारत में उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो भारत में उद्योगों का वर्गीकरण उनको कई आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें कच्चे माल के स्रोत के आधार पर तो हम कहेंगे पहला है कृषि आधारित उद्योग। तो कच्चे माल के आधार पर कच्चा माल यदि कृषि से प्राप्त हो रहा है तो वह कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। यदि कच्चा माल खनिजों से प्राप्त हो रहा है तो वह खनिज आधारित उद्योग हो जाएंगे। तो उद्योगों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले देख रहे हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, जिसमें हम कृषि आधारित उद्योग और उसके बाद में खनिज आधारित उद्योग की बात कर रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों में कौन से उद्योग आते हैं? तो बच्चों सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग, ये सभी क्या हैं? यह सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। और उसके बाद में यदि हम बात करें खनिज आधारित उद्योग, यानी वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं, जिनमें हम बात कर सकते हैं लोहा तथा इस्पात, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। उसके बाद में हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की, यानी उद्योगों का स्वामित्व किसके पास है? क्या यह किसी निजी व्यक्ति के पास है अथवा यह सरकार के पास है या फिर यह सहयोग से चलाया जा रहा है? तो हम कहेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में हम बात कर सकते हैं सरकारी एजेंसियों द्वारा यह प्रबंधित होते हैं और सरकारी एजेंसियों द्वारा ही यह संचालित होते हैं। तो हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंध किया जाता है और सरकार द्वारा ही इनका संचालन भी किया जाता है। जैसे कि भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है, भेल जो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भी इसी के अंतर्गत आता है। यदि हम निजी क्षेत्र के उद्योगों की बात करें तो वह कौन से हो जाएंगे? उदाहरण में जिनका स्वामित्व व संचालन किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है या फिर कुछ लोग मिलकर जो है वह इसका संचालन और प्रबंधन करते हैं, वे निजी क्षेत्र के उद्योग हो जाते हैं। तो निजी क्षेत्र के उद्योग या निजी स्वामित्व के उद्योग कौन से हैं? जिनका स्वामित्व और संचालन और प्रबंधन एक व्यक्ति करता है या फिर कुछ लोग आपस में मिलकर करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम टिस्को की बात कर सकते हैं, हम बजाज की बात कर सकते हैं, हम डाबर उद्योग की बात कर सकते हैं। तो यह सभी क्या है? यह निजी स्वामित्व के उद्योग हैं। इसके अलावा जो तीसरी श्रेणी है स्वामित्व के आधार पर वह है संयुक्त उद्योग। वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे कि हम ऑयल इंडिया की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह क्या है? संयुक्त उद्योग के अंतर्गत आता है। तो स्वामित्व के आधार पर हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के और संयुक्त उद्योग। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी श्रेणी है? तो हम कहेंगे उद्योगों के वर्गीकरण में कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण होता है, जिसमें हम भारी उद्योग की बात कर सकते हैं और हल्के उद्योग की बात कर सकते हैं। तो यह दो प्रकार से है इसमें वर्गीकरण। पहला है भारी उद्योग, और भारी उद्योग में हम बात करेंगे जैसे लोहा तथा इस्पात। दूसरा हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। तो इस प्रकार से कच्चे और तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर हमने उद्योगों को दो भागों में बांटा, एक है भारी उद्योग और दूसरे हैं हल्के उद्योग। अब हम कृषि आधारित उद्योगों को विस्तार से पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वस्त्र आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योगों में हम बात कर सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, पटसन की, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। तो इस प्रकार से हमें कच्चा माल इन उद्योगों में कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। इस कारण इनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है? कृषि आधारित उद्योगों में रखा गया है। और सबसे पहले हम वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। तो वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है का औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त
मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। तो इस प्रकार से हमने वस्त्र उद्योग की परिचय की बात की, जिसमें हमने देखा देश का अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। और इसमें भी यदि हम वस्त्र उद्योग में सबसे पहले बात करने वाले हैं सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग जो भारत का एक प्रमुख उद्योग है। यदि हम प्राचीन भारत की बात करें, यदि हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे और 18वीं शताब्दी के बाद में विद्युतीय करघों का प्रयोग होने लगा। यानी पहले जो है हाथ से ही और हथकरघा बुनाई तकनीकों से ही जो है सूती वस्त्र बनाए जाते थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि विद्युतीय करघे आ गए जिनसे कि वस्त्रों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रकार से थोड़ी सी प्रगति हमें देखने को मिलती है। फिर हम औपनिवेशिक काल की यदि बात करें, जिस समय पर भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, भारत अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश था। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग जो थे वह इंग्लैंड के मशीनों से प्राप्त होने वाले उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, मशीनों से प्राप्त होने वाले वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमारे परंपरागत उद्योगों को औपनिवेशिक काल में हानि होती है, क्योंकि हमारे उद्योग जो हैं इंग्लैंड, जिनके कि हम उपनिवेश थे, कि मशीन निर्मित वस्त्रों से हम स्पर्धा उस समय पर नहीं कर पाए, प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे थे। इस कारण हमारे वस्त्र उद्योग को हानि होती है। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर था? तो महाराष्ट्र में था और गुजरात था। वहाँ के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही यह सीमित था। यानी कि प्रारंभिक समय में यह केवल 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे भारत में फैलने लगता है। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीकरण को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से यह जो साधन है, यह जो उपस्थितियां हैं, यह जो दशाएं हैं, वह जब भारत के अन्य क्षेत्रों में होने लगी तब वहाँ पर इस सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है होने लगी। तो इस प्रकार से कुछ आदर्श दशाओं की आवश्यकता इसमें होती है और इस कारण जो है वह महाराष्ट्र और गुजरात से धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगा था। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है। तो हमने बात की वस्त्र उद्योग, यानी कि इसे कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि है, कृषि के कारण प्राप्त होता है। इस कारण कृषि आधारित उद्योगों में हम वस्त्र उद्योग को पढ़ रहे हैं और इसका जो संबंध है वह कृषि से निकट का होता है। और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिज़ाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यह कई सारे लोगों को क्या रोज़गार देने वाला उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है? रोजगार प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण एक बड़ी समस्या से निजात पाया जा सकता है, जो कि है बेरोजगारी, और दूसरी बड़ी समस्या से निजात पाया जा सकता है जो कि है गरीबी। तो सूती वस्त्र उद्योग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जिसमें हमने बात की कृषकों को, कपास चुनने वालों को, गांठ बनाने वालों को, कताई करने वालों को, रंगाई करने वालों को, डिज़ाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों। तो ये सभी जो है, इन सभी को क्या प्राप्त होती है? जीविका प्राप्त होती है, रोजगार प्राप्त होता है और आय के साधन उपलब्ध हो पाते हैं, जिससे कि गरीबी और बेरोजगारी से निजात पाया जा सकता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिज़ाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रित है। तो इस प्रकार से यह 3 राज्यों में केंद्रित थी, लेकिन बुनाई जो है वह अन्य राज्यों में भी है और कौशल और डिज़ाइन देने के लिए यह बुनाई जो है अन्य राज्यों में भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका विकेंद्रीकरण पाया जा रहा है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला पाया जाता है। तो दोनों का एक विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला होता है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है।
तो इस प्रकार से हमने देखा सूत का निर्यात भारत किसे करता है, भारत जापान को करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश कौन से हैं, तो हम कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका जो हैं, यह सभी जो है आयातक देश हैं। और सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। तो इस प्रकार से हमने सूती वस्त्र उद्योग की बात की। अब हम देखते हैं भारत में सूती, ऊनी तथा रेशम वस्त्र उद्योगों का वितरण किस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं यह है भारत का मानचित्र। इसमें हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग भारत में कहाँ कहाँ हैं। तो पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव, देवास, आगरा, कानपुर, हावड़ा, हुगली और फिर चेन्नई में कोयम्बटूर, मदुरई, पुणे आदि जगह पर क्या है, सूती वस्त्र उद्योग भारत में देखने को मिलते हैं। और यदि हम बात करें भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर है, तो हम बात करेंगे ऊनी वस्त्र उद्योगों की। तो ऊनी वस्त्र उद्योग भारत में है अहमदाबाद में, जामनगर में, जो दोनों ही कहाँ हैं, गुजरात में है। साथ ही साथ हम देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग मुंबई में भी देखने को मिलता है। फिर हम दक्षिण भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की यदि बात करें तो बेंगलुरु में यह देखने को मिलता है। और उत्तर भारत में इसके क्षेत्र अधिक हैं, जैसे कि श्रीनगर में, अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, गुरुग्राम, बीकानेर, जयपुर, आगरा, ग्वालियर, कानपुर, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर। तो इस प्रकार से यह ऊनी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र भारत में हमने देखे। अब हम देखेंगे रेशम वस्त्र उद्योग भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत में रेशम वस्त्र उद्योग की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत से प्रारंभ करते हैं तो मैसूर में यहाँ पाया जाता है। फिर बेलगांव में हम इसे देख रहे हैं। इसके अलावा बांकुरा में, मुर्शिदाबाद, वाराणसी में यह देखने को मिलते हैं। और यदि हम बात करें उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में हम रेशम वस्त्र 3 जगहों पर मुख्यतः देखते हैं, जिसमें हम श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला की बात कर सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से भारत में वस्त्रों का जो है वर्गीकरण देख रहे हैं। इसमें हमने सूती वस्त्र उद्योग की बात की, हमने ऊनी वस्त्र उद्योग की बात की और हमने रेशम वस्त्र उद्योग की बात भी की। तो इस प्रकार से आपको भारत के मानचित्र में इन उद्योगों के स्थान को चिन्हित करना है और इन्हें याद भी करना है। हमारे कताई कारखानों की यदि हम बात करें तो यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, यानी वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में हम सक्षम भी हैं, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें भी एक विरोधाभास की स्थिति है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। और यदि हम सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं भारत में देखने की कोशिश करें तो सबसे पहली समस्या सूती वस्त्र उद्योग की भारत में जो पाई जाती है वह है भारत में अनियमित विद्युत आपूर्ति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इन उद्योगों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा भारत में जो मशीनरी है वह भी बहुत ही पुरानी है, इस कारण भी इन उद्योगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। और यदि तीसरी समस्या जो सूती वस्त्र उद्योगों में हमें देखने को मिल रही है वह है उसकी बात करें तो कम श्रमिक उत्पादकता भी हमें देखने को मिलती है। और फिर अगली समस्या यदि हम बात करें तो कृत्रिम वस्त्र उद्योग से इसकी प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे कि भी हम देख सकते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा में भी हमारे उद्योग पीछे छूट जाते हैं। अब हम बात करते हैं वस्त्र उद्योगों में अगले उद्योग की, जो कि है पटसन उद्योग। यानी हम कृषि आधारित उद्योगों में बात कर रहे हैं वस्त्र उद्योग की, और इसमें हम सूती वस्त्र उद्योग को देख चुके हैं। अब हम पटसन उद्योग की बात करने वाले हैं। भारत जो है हमारा देश पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन होता है, तथा बांग्लादेश के बाद में
भारत जो है दूसरा बड़ा निर्यातक भी है, यानी कि विश्व में यदि हम निर्यात करने की बात करें तो बांग्लादेश सबसे अधिक पटसन का निर्यात करता है, उसके बाद भारत जो है सबसे बड़ा निर्यातक है। तो विश्व में निर्यातक की श्रेणी में भारत का स्थान दूसरा है यदि पटसन की बात की जाए। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश कहाँ पर थे? तो अधिकांश हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में थे, और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पर? तो हुगली नदी तट पर यह स्थित थे। हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में यह स्थित थे। तो इस प्रकार से यह सभी उद्योग मुख्यतः पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर स्थित थे। तो आपसे पूछा जाएगा पटसन उद्योग कहाँ पर केंद्रित है मुख्य रूप से? तो पश्चिम बंगाल का नाम आपको ध्यान रखना है, और उसमें भी हुगली नदी के तट पर यह संकरी मेखला के रूप में एक साथ पाए जाते हैं। पहला पटसन उद्योग भारत में कहाँ लगा था? तो देख सकते हैं पहला पटसन उद्योग भी भारत में कोलकाता में ही लगता है, जो कि पश्चिम बंगाल में ही है। तो कोलकाता के निकट रिश्रा में 1855 में यहाँ लगाया गया था। तो इस प्रकार से यह तथ्य आपको ध्यान रखना है, पहला पटसन उद्योग भी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी में ही लगाया गया था। हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने के कारण क्या है? तो हम देख रहे हैं कि पटसन उद्योग मुख्यतः पश्चिम बंगाल में हमें हुगली नदी के किनारे मिलते हैं, और इसका ऐसा कारण क्यों है कि यहीं पर यह उद्योग पाए जाते हैं? तो इसके जो मुख्य कारण है या ऐसी दशाएं जो हैं वो हैं पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, जहाँ से पटसन उत्पादित होता है वह क्षेत्र हुगली नदी के किनारे उनके निकट है। साथ ही साथ सस्ता जल परिवहन, यानी परिवहन के लिए सस्ता जल परिवहन जो है उपलब्ध है, इस कारण भी वह वहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। साथ ही साथ सड़क, रेल व जल परिवहन का यहाँ पर जाल बिछा हुआ है, इस कारण भी यहाँ पर ये अधिक पाए जाते हैं। और यदि हम चौथे कारण की बात करें कि हुगली नदी तट पर यह मुख्य रूप से क्यों है, तो हम कहेंगे कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना भी इसका एक प्रमुख कारण है। तो हमने देखा पटसन उद्योग हुगली नदी के किनारे ही क्यों पाए जाते हैं। इसके साथ ही कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल भी यहाँ पर पाया जाता है। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना भी इसका एक प्रमुख कारण है। कोलकाता का एक बड़ा नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना भी इसका एक कारण है। तो इस प्रकार से कोलकाता की जो स्थिति है वह भी इसमें लाभदायक है, वह भी पटसन उद्योग के लिए सहायक का काम करती है। इस उद्योग की यदि चुनौतियों की बात करें, ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो कि पटसन उद्योग में हमें देखने को मिलती हैं या पटसन उद्योग के विकास के मार्ग में एक अवरोध का काम करती है, तो वह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्तुओं से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे जो देश हैं से हमारी कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है। तो इस प्रकार से हमें जो चुनौतियां हैं वह क्या है? पहली चुनौती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्र बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो हमारे आसपास के कुछ प्रमुख देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, साथ ही साथ ब्राज़ील जो लैटिन अमेरिकी देश है, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जो कि हमारे लिए एक समस्या है, हमारे लिए या भारत देश के लिए पटसन उद्योग में एक चुनौती है। पटसन के जो प्रमुख खरीदार देश हैं वह कौन कौन से हैं? तो अमेरिका इसमें एक खरीदार है, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और ऑस्ट्रेलिया जो है यह खरीदार देश हैं। तो हमने देखा पटसन के खरीदार देश कौन कौन से हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। तो हम क्या कहेंगे? कृत्रिम वस्तुओं के स्थान पर अब पर्यावरण संरक्षण की बात होने के कारण पुनः जूट उत्पादों की बिक्री तेज हो गई है, और इस कारण इनकी महत्ता पुनः बढ़ने लगी है, क्योंकि लोग जो है जैव निम्नीकरण के प्रति जागरूक हो गए हैं, साथ ही साथ वह पर्यावरण अनुकूलन की बात करने लगे हैं और वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसके प्रति भी सचेत हो रहे हैं। इस कारण वह ऐसी चीज़ों को अपना रहे हैं जैसे कि पटसन, जिससे कि पर्यावरण को हानि नहीं होती। साथ ही साथ यदि हम बात करें अगले उद्योग की, तो हम बात करेंगे चीनी उद्योग की। तो चीनी उद्योग की हम बात शुरू करने वाले हैं। चीनी उद्योग भारत में एक प्रमुख उद्योग है जिसमें कि भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।
लेकिन यदि हम गुड़ की बात करें, खांडसारी की बात करें, तो इसमें भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो हम कहेंगे चीनी उत्पादन में तो भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत विश्व में पहले स्थान पर है। चीनी मिलें कहाँ पर पाई जाती हैं? तो चीनी मिलों के यदि हम स्थानों की बात करें तो यह कौन कौन से राज्यों में हैं? तो चीनी मिलें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने चीनी मिलों की स्थिति देखी, भारत के स्थान की बात की और हमने गुड़ और खांडसारी में भारत की स्थान की बात भी की। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ती हुई दिख रही है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में जो है यह बढ़ रही है चीनी मिलों की संख्या, और उसमें भी हम महाराष्ट्र राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर इनकी यानी चीनी मिलों की संख्या बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। तो इस कारण भी चीनी की मिलें जो है कहाँ पर बढ़ रही हैं? महाराष्ट्र में बढ़ रही हैं और दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में बढ़ रही हैं। इसी तरीके से अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी इसके लिए अच्छी होती है, यानी कि इस ठंडी जलवायु में भी चीनी उद्योग या चीनी मिलों को लाभ होता है। इस कारण भी यहाँ पर यह बढ़ रही हैं। इस उद्योग की यदि हम चुनौतियों की बात करें, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो चीनी मिलों या चीनी उद्योग को देखने को मिल रही हैं, तो हम बात कर सकते हैं सबसे पहली समस्या इस उद्योग का अल्पकालिक होना या इस उद्योग का मौसमी होना, इसकी एक प्रमुख समस्या माना जाता है। यदि दूसरी समस्या की बात करें तो हम कहेंगे पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल इसमें जो किया जाता है, इस कारण भी चीनी उद्योग को चुनौती मिलती है। चीनी उद्योग के सामने यह एक समस्या के तरीके से खड़ा है। तीसरी समस्याओं की यदि हम बात करें तो परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई जो है उसका अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना भी इसकी एक समस्या के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने चीनी उद्योग में कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, उसकी बात की। तो आज हमने अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग के भाग 1 को पढ़ा, जिसमें हमने कृषि आधारित उद्योगों की बात की। इसमें हमने वस्त्र उद्योग की बात की और हमने चीनी उद्योग की बात भी की। वस्त्र उद्योग में हमने सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग की बात की और साथ ही साथ हम चीनी के बारे में भी कौन कौन सी चुनौतियां हैं या समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उसकी बात भी की। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में, जिसमें हम खनिज आधारित उद्योगों की बात करेंगे। धन्यवाद।